सुबह प्रिय साथियों, आज मैं आपके लिए कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 का महत्वपूर्ण पाठ पतझड़ में टूटी पत्तियां, जिसे रविंद्र केलेकर जी ने लिखा है, वह लेकर आए हूँ। इसमें आप देख सकते हैं एमसीक्यूज, सीवीक्यूज, हॉट्स और मजेदार रोचक सचित्र व्याख्या विश्लेषण के साथ। ऐसे पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे और बहुत कम समय में पूरे पाठ की दोहराई कर लोगे। जो आपके अध्यापिका ने कक्षा में पढ़ाया, उन तथ्यों को मजेदार ढंग से आप परीक्षा से पूर्व दोहराकर निश्चित ही 100% अंक परीक्षा में ले आओगे। बस मन एकाग्र करके मेरे साथ इस पाठ की यात्रा पे चलो, जहां होगी आदर्शों और व्यवहार की बात, वर्तमान में जीने की कला सिखाई जाएगी, शांति की बात होगी कि हम कैसे अपने मन को शांत कर सकते हैं, शांति पा सकते हैं, चैन से जी सकते हैं, वो भी वर्तमान में। ज्यादातर इंसान भूतकाल में जीता है या भविष्य काल में। असली जीना तो वर्तमान काल में है। जिसने यह तरीका सीख लिया वह कभी दुखी नहीं हो सकता। तो आप ये बताइए, क्या आपके पास ऐसे लोग रहते हैं जो मानसिक तनाव से जूझ रहे हों या पीड़ित हों? आपने घर में भी देखा होगा, कोई बंदा कहता है ओ माय गॉड डिप्रेशन हो रहा है, ओ माय गॉड मेरी फ्रेंड को डिप्रेशन हो गया है, उसके मार्क्स कम आए हैं, तनाव में है ना? ऐसा होता है ना। और क्या आपने जापान के बारे में कुछ सुना है कि वहाँ के लोग मानसिक रोगी होते हैं? हमारे देश के लोगों की जीवन शैली कैसी है और या फिर कैसी होनी चाहिए? मनुष्य की स्वभावगत विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए, मनुष्य का जो स्वभाव है वो सामाजिक तो है, लेकिन ये एक भावना प्रधान व्यक्ति है या जीव है कह लीजिए, जिसमें काम, क्रोध, मद, लोभ आदि गुण अवगुण ये सब पाए जाते हैं। राइट। तो जब हम किसी से होड़ करते हैं, मनुष्य किसी से होड़ करता है, तो बहुत प्रेशर शारीरिक मानसिक झेलता है। वही जापान के लोगों के साथ हुआ। तो क्या हुआ, आइए देखते हैं पाठ में। सबसे पहले हम ये माइंड मैप का अध्ययन करते हैं। ये जो हमें बताने जा रहा है कि इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पाठ 2 भागों में है, गिन्नी का सोना और दूसरा है झीन की देन। रविंद्र केलेकर जी ने गिन्नी के सोना जो आलेख है इसमें बताया है कि शुद्ध सोना की क्या खासियत है और गिन्नी के सोना में क्या अंतर है। गिन्नी के सोना में थोड़ा सा जिंक, तांबा मिलाया होता है, और शुद्ध सोने जैसे शुद्ध आदर्शवादी लोग होते हैं, और गिन्नी के सोने जैसे लोग जो होते हैं उनमें व्यवहारिकता और आदर्शवादिता का पुट मिक्स होता है। जैसे तांबा और सोना मिला के गिन्नी बनाया जाता है, और गिन्नी मजबूत होती है, जिसके आभूषण महिलाएं पहनती हैं, सिक्के चलते हैं। तो शुद्ध सोना बनाम गिन्नी का सोना, इस पाठ का आलेख का मुख्य संदेश है कि आदर्शवाद और व्यवहार की सीख गांधी जी के उदाहरण से, दृष्टांत से लेखक ने समझाया है। दूसरा जो प्रसंग है, जापान की मानसिक स्थिति, चानो यूटी सेरेमनी, उसका सोल्यूशन सुझाया है, जो कि जैन की देन मतलब क्या है? ये जातक कथाएं गौतम बुद्ध की, महात्मा बुद्ध के वहाँ पे बहुत प्रचार हुआ था चीन में और जापान में। तो वहाँ से बौद्ध ध्यान प्रक्रिया से ही यह प्रक्रिया निकली है, जिसमें शांत वातावरण में एकाग्र मन से बैठकर चाय पी जाती है। बेसिकली तो ये ध्यान की क्रिया है, ठीक है, और साथ में चाय भी पीते हैं। तो उस आनंद को, एकांत के क्षणों को जो है लेखक अपने मित्र के साथ फील करता है। आइए देखते हैं पाठ का उद्देश्य। तो गिन्नी का सोना और झीन के दिन दोनों आलेखों के जो उद्देश्य हैं वे हैं, गिन्नी के सोना का आदर्श और व्यवहारिकता के बीच का अंतर समझना, समाज में शाश्वत कहते हैं बच्चों जो हमेशा रहे, है ना, इमॉर्टल। तो जो समाज
समाज में शाश्वत मूल्यों के महत्व को पहचानना, छात्रों को इसकी पहचान कराना कि हमारे ऐसे कौन से मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं जो सदैव जीवित रहते हैं। उधर झेन की देन के जो उद्देश्य हैं, आधुनिक जीवन की स्पीड और मानसिक तनाव का विश्लेषण करना, मानसिक शांति के लिए जैन ध्यान पद्धति को समझना। अब आइए देखते हैं लेखक परिचय। रविंद्र केलेकर, जिनका जन्म 1925 कब हुआ था? 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपनी चिंतन की मौलिकता के साथ साथ मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। केलेकर ने काका कालेकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियां हैं कोंकणी में उजवाडाचे सूर, समिधा सांगली, ओथांबे, मराठी में कोंकणीचे राजकारण, जापान जैसा दिसला और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियां, और वही हम आज पढ़ रहे हैं। पाठ का जो संक्षिप्त सार है या कह लीजिए सेंट्रलाइजेशन ऑफ द चैप्टर, गिन्नी का सोना क्या सिखा रहा है, शुद्ध सोने आदर्श और तांबा व्यवहारिकता का मिश्रण, और समाज अवसरवादी कैसे बनता है और गांधी जी ने आदर्शों को कैसे जीवित रखा, और झेन की देन क्या है, जापान की टी सेरेमनी चायोनु, आधुनिक जीवन की अंधी दौड़ स्पीड के बीच सुकून और शांति के कुछ पल कैसे हासिल किए जा सकते हैं। छात्रों, ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है। जब यह गुण किसी गद्य रचना में भी दिखाई देता है तब उसे पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता कि सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज्यादा कठिन काम है, फिर भी यह काम होता रहा है। सुक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां उसी लेखन के प्रमाण हैं। यही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर जी ने किया है। तो यह जो पाठ है प्रसंग पढ़ने वालों से थोड़ा कहा बहुत समझने की मांग करता है। क्यों? क्योंकि ये प्रसंग महज पढ़ने गुनने के नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं। अब पहला जो प्रसंग है, गिन्नी का सोना जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से कहीं बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। दूसरा प्रसंग झेन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्तम दिनचर्या के बीच कुछ चैन के पल जी पाते हैं। तो प्योर गोल्ड, प्योर आइडियल्स की बात हो रही है। 24 कैरेट सोना जो होता है शुद्ध होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। यह विशुद्ध आदर्श का प्रतीक है जो समाज को सही दिशा देते हैं। गिन्नी का सोना है, प्रैक्टिकलिटी क्या है, 22 कैरेट का सोना जिसमें सोना और तांबा मिक्स होता है, यह अधिक चमकता है और मजबूत भी होता है। लोग इसे प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट भी कहते हैं, व्यवहारवादी लोग है ना, जिनमें आदर्शवादी का भी पुट होता है, जहां व्यवहारिकता तांबा को यानी कि आदर्शों सोना में मिला दिया जाता है। अब डेंजर वाली बात क्या है, जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तो शुद्ध सोने की कीमत बढ़ जाती है और समाज में तांबा स्वार्थी रह जाता है। तो जो पहला प्रसंग है गिन्नी का सोना, जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग है। गिन्नी के सोना में थोड़ा तांबा मिलाया होता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने की तरह होते हैं, चंद लोग उनमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं, राइट।
और मिलाकर दिखाते हैं, तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। प्रैक्टिकल आइडियोलिस्ट क्या है भाई? जीवन के आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ सामने आती है। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे रहता है। चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियोलिस्ट थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे, उनकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे न जाता। पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उनकी कीमत बढ़ाते थे, इसलिए सोना ही हमेशा आगे रहता था। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं। अब देखिए इसकी विशेषताएं, व्यवहारवादी लोगों के प्रश्न आ सकता है कि क्या विशेषताएं। लाभ हानि का हिसाब लगाकर ये लोग कदम उठाते हैं, जीवन में सफल होते हैं, दूसरों से आगे भी जाते हैं, खुद ऊपर चढ़े और अपने साथ दूसरों को ऊपर ले चले, यही महत्व की बात है। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। समाज के पास अगर कोई अमर चीज है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही है। अब जीवन के मिश्र धातु की इंपॉर्टेंस देखिए कैसे दिखाई है। शुद्ध सोना यानी कि आदर्श गहने बनाने के लिए मुलायम होता है, टूट जाएंगे जल्दी, तो उनकी मजबूती के लिए हम क्या करते हैं, तांबा मिला देते हैं। ऐसे आदर्शों में व्यवहारिकता का पुट होना जरूरी है, मजबूती और उपयोगिता के लिए। ठीक है, जो आदर्शवादी होते हैं वो थोड़े इमोशनल होते हैं और उनका फायदा लोग उठा सकते हैं। कीमत तभी बनी रहती है जब मुख्य तत्व सोना ही रहे, ये भी खास ध्यान देने वाली बात है। खाली तांबे से भी बात नहीं बनती है। तो आदर्श बनाम व्यवहार का एक विश्लेषण देखिए, दृष्टिकोण है शाश्वत मूल्यों के रक्षक कौन है, शुद्ध आदर्शवादी लोग, परिणाम समाज को ही हमेशा ऊपर उठाते हैं। व्यवहारवादी या अवसरवादी लोग, इनका दृष्टिकोण क्या होता है, हमेशा सजग रहते हैं, केवल लाभ हानि का हिसाब लगाकर कदम उठाते हैं, परिणाम खुद सफल होते हैं लेकिन समाज को नीचे गिराते हैं। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट जो मिक्स वाले हैं, तांबा सोना मिला होता है, उनका दृष्टिकोण व्यवहारिकता की कीमत जानते हैं लेकिन आदर्शों को दांव पर लगा देते हैं, परिणाम अपने साथ पूरे समाज और देश को ऊपर ले जाते हैं क्योंकि ये मजबूत होते हैं दिलो दिमाग से। तो दूसरा प्रसंग है झेन की देन। बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्तम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल जी पाते हैं। एक बार लेखक ना जापान घूमने के लिए गए और वहां पे उन्होंने देखा कि जापानी लोग जो है किस तरह से मानसिक रुग्ण हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि उनके जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है कि जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया मानसिक। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। इसकी वजह क्या है? तो वो कहने लगे कि हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं है बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है होड़, प्रतियोगिता, कंपटीशन। ठीक है, तो 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है, उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है कि जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है कि जिससे मानसिक रोग बढ़ गए हैं। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए, चाय पीने की यह एक विधि है। जापानी में इसे चा नो यू कहते हैं। तो वह एक 6 मंजिला इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी यानी कि चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। जापान बेढवसा एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें पानी भरा हुआ था। हमने हाथ पैर धोने के लिए जो है बाहर रखे बर्तन से, मिट्टी के बर्तन से पानी से हाथ पैर धोए, तौलिए से पहुंचे और अंदर आ गए। अंदर चाजीन बैठा था, हमें देखकर वह खड़ा हुआ और कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दोजो मतलब आइए तशरीफ लाइए, स्वागत किया कहकर बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी, बगल के कमरे में ले जाकर कुछ बर्तन
ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए, सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। वहां का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। अब देखिए, इस प्रसंग से जापान की स्थिति पता चलती है। लेखक के मित्र के अनुसार जापान में 80% लोग मनोरोगी हैं, मेंटली इल हैं। कारण अमेरिका में अंधी होड़ के कारण जीवन की रफ्तार का बेतहाशा बढ़ जाना। लोग 1 महीने का काम एक ही दिन में करने हैं, मतलब लोग दौड़ते नहीं, चलते नहीं है, दौड़ते हैं। ठीक है। तो ये कारण बताए हैं जापान के लोगों की बीमारियों का, है ना, कि यहाँ का जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं है बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं है बल्कि बकता है। अमेरिका से प्रतियोगिता करने लगे हैं। अब क्यों प्रतियोगिता करने लगे, इसकी भी वजह है। हिरोशिमा नागासाकी जो बम ब्लास्ट हुए थे विश्व युद्ध के समय, उससे जापान ने सबक लिए और अमेरिकन लोगों को सबक सिखाने का सोचा। उन्हें लगा कि ये हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हैं, तो हम इनसे आगे टेक्नोलॉजी बढ़कर दिखाएंगे। ठीक है, तो वह भी लग गया होड़ करने में, नव तकनीक के ईजाद करने में, इनोवेशन करने लग गया, दिन रात मेहनत करने लग गए, है ना। 24 घंटे में से 18 घंटे कठिन परिश्रम करने लग गए। तो दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती। स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना रफ्तार से दौड़ता है। दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। तो यही जापानियों के साथ हुआ। तो अब इन्होंने जो बौद्ध परंपरा है, इसका सल्यूशन निकाला, समाधान, शांति की समय रेखा 4-9-U। यह चाय पीने की विधि है बच्चों, बाहरी दुनिया से दूर हो जाने की विधि, थोड़ा मन एकाग्र करने की विधि, 6 मंजिल इमारत की छत पर पर्णकुटी, बाहर मिट्टी के बर्तन से हाथ पैर धोना, है ना। ये सब, अंगीठी सुलगाना, चायदानी रखना, गरिमापूर्ण ढंग से बर्तन साफ करना, फिर जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो, मतलब मन एकाग्र होता है, और अनंत शांति चाय की चुस्कियों के साथ पीने वाला लेता है। तो शांति का पहला क्या है, टी सेरेमनी का मनोविज्ञान क्या है। इसमें केवल 3 लोग होते हैं, प्राकृतिक जीवन होता है वहाँ, नेचुरल हट होती है, पूर्ण शांति सन्नाटा होता है, क्योंकि वहाँ पे 1 या 2 से ज़्यादा लोग प्रवेश नहीं कर सकते एक कमरे में। गरिमापूर्ण मुद्राएं होती हैं, हर क्रिया को ध्यान में बदलना, प्याले में केवल 2 घूंट, होठों से एक घूंट पीते हुए वर्तमान पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना। 1.5 घंटे तक वो लगभग ऐसे ही बैठे रहते हैं। ठीक है, तो ये चाय पीने की विधि है। जब लेखक टी सेरेमनी में उनके मित्र के घर गए, इस विधि, तो चाय बन गई। तो फिर क्या हुआ, चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। वहाँ हम 3 ही मित्र थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमी को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से ज्यादा चाय नहीं थी। हम होठों से प्याले लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का वह सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा कि दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं, या भविष्य के रंगीन सपने देखते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या है, एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं, उस दिन लेखक को मालूम पड़ा। जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। मतलब उन्होंने अपनी समस्या का खूबसूरती से समाधान निकाला। चाय पीते पीते वे एकाग्र मन करते हैं, ध्यान की क्रिया करते हैं, जो कि बौद्ध धर्म से आई है, जैन परंपरा से। आइए देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। गिन्नी के सोने में किस धातु की मिलावट होती है। तांबा, लोहा, चांदी, पीतल। तांबा। लेखक के अनुसार प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कौन थे। सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, नेहरू, भगत सिंह। गांधी जी थे, बिल्कुल सही जवाब, गांधी जी थे, राइट। और जापान में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं। चाय पीने की विधि को 4-यो-नु कहते हैं।
राइट। जापानियों के मानसिक रोग का सबसे बड़ा क्या कारण है? अमेरिका से प्रतिस्पर्धा। लेखक के अनुसार सच्चा और अनंत काल कौन सा है? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। सही जवाब है वर्तमान काल। और दूसरे प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण इस पाठ के एमसीक्यूज। पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर। जैन की देन किस देश की संस्कृति से संबंधित है? सी, जापान से। टी सेरेमनी का उद्देश्य क्या था? मानसिक शांति। गिन्नी का सोना में किसे अत्यधिक महत्व दिया गया है? आंतरिक गुणों को। लेखक जापानियों की किस विशेषता से प्रभावित है? अनुशासन और सादगी। जैन का संबंध किससे है? जैन का संबंध बौद्ध धर्म के ध्यान और आत्मिक शांति से है। पतझड़ में टूटी पत्तियों पाठ की भाषा कैसी है? सरस और भावपूर्ण। लेखक ने प्रकृति को किस रूप में देखा? प्रेरणा और शांति के रूप में। गिन्नी का सोना शीर्षक का आशय क्या है? सच्चे मूल्य और गुण। यह पाठ हमें क्या संदेश देता है? यह पाठ हमें सरलता और आत्मिक शांति अपनाओ का संदेश देता है। एक दो पंक्तियों में उत्तर दीजिए। देखिए, शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग क्यों होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, जबकि गिन्नी के सोने में थोड़ा तांबा मिलाया होता है जिससे वह अधिक चमकदार और मजबूत हो जाता है। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? जो लोग अपने आदर्श में थोड़ी व्यवहारिकता, लाभ हानि का हिसाब मिलाकर उन्हें समाज में चलाकर दिखाते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट, व्यवहारिक आदर्शवादी कहा जाता है। पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श क्या है? पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श शुद्ध सोने के समान है, जो शाश्वत मूल्य होते हैं, जिनमें स्वार्थ या व्यवहारिकता की कोई मिलावट नहीं होती। लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात क्यों कही है? लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जापान के लोग बहुत तेज रफ्तार से जीवन जीते हैं, क्योंकि अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने के कारण एक महीने का काम एक ही दिन में पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका मानसिक तनाव बढ़ जाता है। तो जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? जापान में चाय पीने की विधि को चा नो यू टी सेरेमनी यानी कि कहा जाता है। और जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है? वह स्थान प्रायः किसी ऊंची इमारत की छठी मंजिल पर या छत पर बनी एक पर्णकुटी, पत्तों की कुटिया होती है, जहाँ की दीवारें दफ्ती और जमीन की चटाई की होती है। वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत होता है। तो विस्तृत प्रश्न देखिए, शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है? शुद्ध आदर्श सोने की तरह मूल्यवान और शाश्वत होते हैं, लेकिन उन्हें अकेले निभाना कठिन होता है। व्यवहारिकता तांबे की तरह है, जो आदर्श और समाज में टिकने की शक्ति, मजबूती देती है। जैसे तांबा मिलने से सोना मजबूत गहना बनता है, वैसे ही व्यवहारिकता मिलने से आदर्श समाज में प्रभावी होते हैं। आदर्शों को मतलब जमीन मिल जाती है। चाजिन ने कौन कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से की? चाजिन ने अंगीठी सुलझाने, चायदानी रखने, बर्तन साफ करने, अत्यंत शांति से चाय परोसने की सभी क्रियाएं बहुत ही सलीके और गरिमापूर्ण ढंग से की। उसकी हर मुद्रा भंगिमा से ऐसे लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों? टी सेरेमनी में एक बार में केवल 3 व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश दिया जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य शांति बनाए रखना था, ताकि चाय पीने वाले लोग शोर शराबे से दूर मानसिक शांति का अनुभव कर सकें। चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किए? चाय पीने के बाद लेखक के दिमाग की जो रफ्तार थी धीरे धीरे धीमी पड़ती गई, अंत में बिल्कुल बंद हो गई। उन्हें लगा जैसे वे अनंत काल में जी रहे हों। उन्हें सन्नाटा ऐसे प्रतीत हुआ जैसे पूरी तरह वे वर्तमान क्षण में आ गए हों। मतलब उसने शांति और आनंद का अनुभव किया। तो गांधी जी के नेतृत्व में अद्भुत क्षमता थी। उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। गांधी जी एक प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। वे व्यवहारिकता को जानते थे, इसलिए उन्होंने कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर गिरने नहीं दिया, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाया। वे तांबे में सोना मिलाकर उनकी कीमत बढ़ाते थे, इसलिए पूरे देश उनके पीछे पे चल चढ़ा और विलक्षण आदर्श सफल हुए।
हुए। आपके विचार से ऐसे शाश्वत मूल्य कौन से हैं, आपको खुद लिखना है, मैं एक सुझावित कर रही हूँ। सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, परोपकार और शांति जैसे मूल्य शाश्वत हैं। वर्तमान समय में इनकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी और प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में केवल ये मूल्य ही समाज को पतन से बचा सकते हैं और मानवता को जीवित रख सकते हैं। शुद्ध तांबे में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना, गांधी जी के आदर्श और व्यवहार के संदर्भ में यह बात किस तरह से झलकती है, तो ये मैं बता चुकी हूँ, आप पढ़िए ये और आशय स्पष्ट करो के प्रश्न है। पीपीटी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप पढ़िए और मजे करिए। खास बात यह है कि गिन्नी का सोना और झीन की देन दोनों ही भाग हमें जीवन को गहराई से जीने और सही मूल्यों को चुनने की प्रेरणा देते हैं। परीक्षाओं में इन अवधारणाओं को उदाहरणों के साथ लिखिए, अच्छे अंक मिलेंगे। आप देखिए ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। द्वंद्व समास की पहचान होती है, दोनों पद समान इक्वल वैल्यू वाले होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन। फिर मैंने वाक्य रचना के कुछ उदाहरण दिए हैं, ठीक है, नहीं पढ़िए। फिर मुहावरे कौन से आए हैं, बखान करना, वर्णन करना या प्रशंसा करना, हवा में उड़ना, यथार्थ से दूर कल्पना में रहना, इंजन टूटना, मानसिक संतुलन बिगड़ना, डेरा डालना, अस्थायी रूप से रहना। योग्यता आधारित प्रश्न है, इनका अध्ययन करिए और अपनी एबिलिटी बढ़ाइए छात्रों। सारा पढ़ूंगी तो पीपीटी बहुत लंबी हो जाएगी, आप इंजॉय करिए। भाषा अध्ययन में जो कीवर्ड है, शाश्वत, प्रैक्टिकल, आइडियलिस्ट, बखान, चाजीन, ठीक है, इनके बिना आप ये उत्तर पूरे नहीं लिख सकते। ट्रिक एंड टिप्स के साथ आओ एक बार सभी बिंदु दोहरा लेते हैं बच्चों। मजेदार पीपीटी है, यहाँ आपके लिए लाई हूँ। भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल है ना, ये इसमें भूतकाल के बारे में कहा गया है, सत्यता मिथ्या जो चला गया है, वर्तमान ही सत्य है, अनंत काल इसी में जीना चाहिए, भविष्यकाल जो है मिथ्या है, ये भी जो अभी आया नहीं है उसकी चिंता किस लिए करें। आप देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, पाठ का संदेश क्या है या सीख क्या है। गिन्नी का सोना हमें सिखाता है कि समाज को पतन से बचाने के लिए शाश्वत मूल्यों को व्यवहार में उतारना आवश्यक है। झीन की देन हमें सिखाती है कि जीवन की अंधी दौड़ को रोककर भूत और भविष्य के मिथ्या जाल से निकलकर वर्तमान में जीना ही सच्चा जीवन है। निष्कर्ष है, सजग रहो, आदर्शों को मत छोड़ो और वर्तमान के अनंत काल में शांति खोजो। गृह कार्य आपके लिए लाई हूँ एक्टिविटी के लिए कि भारतीय जीवन पद्धति पर आधारित पुस्तकें पढ़िए, जैसे सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की है, और एक उपन्यास है गिरमिटिया गिरिराज किशोर का, ये आपको सही दिशा देंगे पाठ को और समझने में। टी सेरेमनी का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए और भारत के नक्शे पर वे स्थान अंकित कीजिए जहाँ चाय की पैदावार अधिक होती है, उनकी भौगोलिक परिस्थितियों की आप पहचान कर सकते हैं। एक और प्रश्न देखिए कि पाठ के आधार पर निम्नलिखित आरेखन को पूर्ण कीजिए, मतलब पाठ के कुछ मुख्य विचार छांटिए और उन मुख्य विचार को प्रकट करते हुए वे पंक्तियां सहायक विवरण लिखिए। कोई दो ये आपको काम करने हैं। क्या हम झूठे तनावों को छोड़कर वर्तमान क्षण अपनाएंगे, ये प्रश्न के साथ मैं आपको छोड़ रही हूँ, ठीक है, विचार करिए इस पर। ऐसे पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। हमने पढ़ा पतझड़ में टूटी पत्तियां, ये पाठ आपको क्या सीख देता है ना, आपने कितना सीखा, देखते हैं आपने कितना सीखा, बताइए। गिन्नी का सोना से आपने क्या सीखा, है ना, शुद्ध सोना क्या है, इसमें तांबा क्यों मिलाया जाता है, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट का क्या महत्व है, गांधी जी का बेजोड़ दृष्टिकोण क्या सिखाया, झीन की देन परंपरा क्या है, चा नो यू टी सेरेमनी कैसे की जाती है, लेखक ने कैसे कहा कि वर्तमान क्षण ही एकमात्र सत्य है। शुभ दिवस, धन्यवाद। वीणावादी चैनल को अगर आपको वीडियो पीपीटी पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाकर अगली वीडियो की सूचना सुनिश्चित करें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनर और ट्रिक एंड टिप्स के साथ में, सार वीडियो के साथ में एनसीईआरटी सॉल्यूशन, व्याख्या, विश्लेषण, समानार्थी, मुहावरे, सरल संयुक्त मिश्र, पदबंध, सब मैं पाठों में से निकालकर एक रोचक वीडियो आपके लिए लाती हूँ। धन्यवाद।